आदर आभार अभिनंदन नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष BHU BA ऑनर्स आर्ट्स का 2010 का पेपर का सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट में लेकर आया हूं। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें। इसमें 150 क्वेश्चन थे। तो पहले पार्ट में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और लगभग आधे के करीब क्वेश्चंस बच गए थे। आपको मैं बता दूं तो वो दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूं आप सभी के समक्ष, और आप देखते चलिए। इसे देखने के बाद मैक्सिमम लोग तक शेयर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा भला हो पाएगा इसके माध्यम से। हाँ, तो 56 नंबर क्वेश्चन तक हमने किया था पहले पार्ट में, और ये 57 से हम स्टार्ट करते हैं इसके अंतर्गत 57 से। तो 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत जिसका पुनः नवीनीकरण न हो पाता हो, इंग्लिश में बोले तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज नॉट रीन्यूएबल। देखिए, या फिर नॉन रिन्यूएबल भी इसे बोलते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, उनको बनने में बहुत हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो उस हिसाब से इसके ऑप्शंस में सोलर, विंड, टाइडल और जियोथर्मल, हिंदी में बोले तो सौर, वायु, ज्वार और जियोथर्मल। तो जियोथर्मल इसका जो आंसर होगा दैट इज़ 100% करेक्ट, जियोथर्मल, बिकॉज इनको बनने में बहुत समय लगते हैं और ये ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। जियो मीन्स अर्थ होता भी है, थर्मल मीन्स गर्मी, अ काइंड ऑफ हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द अर्थ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? ये है देहरादून में। भारतीय वन्य जीवन संस्थान किस कहाँ स्थित है? तो ये है आपका देहरादून में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन हो गया। 59 नंबर में चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, किसकी रचना है ये? इसे हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में वैसे इनका नाम है सत्य का प्रयोग बोलते हैं। तो ये हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसमें अपने जीवन की सच्चाइयों के बारे में लिखा है, इनफैक्ट कैसे कैसे इन्होंने अपना बचपन बिताया, फिर बाद में साउथ अफ्रीका गए लॉ पढ़ने के लिए, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, एंड देन फिर हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी। 1917 में पहला चंपारण का विद्रोह इन्होंने कहाँ से शुरुआत की, और सारी चीज़ें अपने जीवन की यथार्थ इन्होंने लिखा है। तो आप सभी से गुजारिश करेंगे, अगर गांधी जी को जानना चाहते हैं तो आप कृपया करके इन्हें पढ़ने का प्रयास करें। इस बुक को पढ़िए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और मैंने इसे पढ़ा था लगभग 4 साल पहले, और बहुत ही अच्छी बुक ये है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कि हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ वेल नोन फिल्म स्लम डॉग मिलियनर। स्लम डॉग मिलियनर जो एक मूवी थी, तो उसके निर्देशक कौन थे? इस मूवी को स्लम डॉग मिलियनर में देव पटेल भी थे, एक्टिंग किए थे देव पटेल, और अनिल कपूर भी थे इनफैक्ट, और AR रहमान ने म्यूज़िक कंपोज किया था। और रहमान को इसके लिए मैं आपको बता दूं तो ऑस्कर भी दिए गए थे, दो ऑस्कर मिले थे। इस मूवी को टोटल शायद 12 ऑस्कर मिले थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर थे आपके डैनी बॉयल। डैनी बॉयल वॉज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, द फेमस मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी डैनी बॉयल, किसके? स्लम डॉग मिलियनर वॉज द नेम ऑफ द मूवी। ये समझ में आ रही होगी बातें, आप बिल्कुल पूरा देखने का प्रयास करें, बहुत ही नॉलेज मिलेगी आपको इससे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर सिल्क क्लॉथ। हिंदी में बोले तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें जो आंसर है जो बिल्कुल सही होना चाहिए यहाँ पे, तो दिस इज बेंगलुरु, या बेंगलोर इसे बोलते हैं। तो बेंगलोर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, बेंगलोर कपड़ों के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज़ 2 हाउसेस। देखिए, भारत में 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें 2 हाउसेस हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है वहाँ पे। उसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, और इन ऑप्शंस में से कर्नाटका इज़ 100% करेक्ट। कर्नाटका इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जम्मू कश्मीर में भी है ये व्यवस्था, जहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं, और MLC और MLA दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 250। 250 बिल्कुल इसका सही उत्तर है, 250 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का नेता कौन था? इसमें से ऑप्शंस हैं BG बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा
तो मोतीलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये स्वराज पार्टी की स्थापना मैं आपको बता दूं कि लगभग 1922-1923 में की गई थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास भी इसके सदस्य थे। कांग्रेस पार्टियों के लीडर्स ने मिलकर इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की 1922 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हिस्ट्री के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आपको जरूर ही याद रखना चाहिए हमेशा और हमेशा। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हालांकि 2010 में ये पूछा गया था, द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया इज। तो देखिए अभी जो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो है आपकी गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से आगरा तक चलती है, उसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस है। तो आपको करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि गतिमान स्पेस में नाम भी लिख देता हूँ, गतिमान, ओके, गतिमान एक्सप्रेस। ऑलराइट, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब एक ट्रेन का क्वेश्चन आया है तो 2-3 चीज़ें और भी बता देता हूँ। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये है गोरखपुर का। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है, पहले खड़गपुर था लेकिन अब गोरखपुर हो चुका है। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी के साथ साथ आप भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो इसका ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये आपके आसाम के गुवाहाटी से लेकर कन्याकुमारी तक दूरी तय करती है, 8000 प्लस किलोमीटर की दूरी तय करती है ये आपकी विवेक एक्सप्रेस। तो ये भी बहुत याद रखने की चीज़ है। और KBC कौन बनेगा करोड़पति में दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आपको मैं बता दूं। तो चलिए आगे चलते हैं। द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड इज, द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड वॉज, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था, तो इसके ऑप्शंस हैं श्याम, फॉर्मोसा, साइगोन और मलाया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सियाम। सियाम इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका जो प्राचीन नाम था वो था श्याम। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था, श्याम। श्याम इज 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 says that who among the European traders came to India first। भारत में यूरोपियन व्यवसायियों में सबसे पहला भारत आने वाला कौन था, तो आपको मैं बता दूं तो पोर्चुगीज़ थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। और सबसे पहले कौन आया था भारत में 1498 में, आपको याद होगा तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। केरल के कालीकट बंदरगाह पे वो आए थे। तो सबसे पहले कौन थे, पुर्तगाली लोग यहाँ पे आए थे। और फिर यहाँ से ढेर सारे मसाले खरीद कर वो ले गए थे और यूरोप को, और यूरोप में उन्होंने बेचा था। और फिर उसके बाद 2 बार और आए थे। वास्को डी गामा भारत में टोटल 3 बार आ चुके थे। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो ज़रूर जानते होंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि द रॉलट एक्ट वॉज पास्ड इन, रॉलट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1919। 1919 में रॉलट एक्ट पास हुआ था। और इसी के विरोध में आपको 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा, जो कि अमृतसर में हुआ था, जहां लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने, जिसका बाद में उधम सिंह ने लंदन में इनफैक्ट उनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। लेकिन 1919 में 13 अप्रैल 1919 जो है, इसी के रॉलट एक्ट के अधिनियम के अगेंस्ट ही वो चीज़ें चल रही थी, सभा चल रही थी। और ये कानून ऐसा था रॉलट एक्ट, जिसमें क्या किया जाता था कि लोगों पे सिर्फ शक के आधार पर बिना कुछ पूछे उनको शूट करने या फिर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश था। रॉलट एक्ट जो बनाया गया था उसमें भारतीय बिल्कुल ही नहीं थे। इनफैक्ट वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे या कुछ वैसे चाटुकार थे जो अंग्रेजों के हमेशा तलवे चाटते रहते थे। तो इस तरह का रॉलट एक्ट था जो 1919 में आया था। 69 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रिटिशर्स पार्टीशन बंगाल। ब्रिटिश शासन में बंगाल का बंटवारा कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। मैं आपको बता दूं इस समय लॉर्ड कर्जन थे वहाँ के शासक बोलेंगे। तो 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बट गया था बंगाल, ओके। और पूर्वी जो ईस्ट बंगाल था उसे बांग्लादेश का नाम बाद में दिया गया इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। ये कह रहा है कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है। इसके ऑप्शंस हैं 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल और 11th शेड्यूल। तो इसका सही उत्तर है वो है, तो 8th शेड्यूल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें 8th शेड्यूल के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं भारत में, 22 भाषाएं हमारे संविधान में अब आ चुकी हैं। और 8th शेड्यूल में ये बिल्कुल इसका वर्णन है, आप बिल्कुल इसे याद रखिए। और बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल, पॉलिटी से जहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। फंडामेंटल राइट किस कॉन्स्टिट्यूशन में है, किस भाग में है, तो ये 3रे भाग में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अगला है
सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय, सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। ऑलराइट, मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन 100% क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड इन, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो ये है आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और इनफैक्ट कभी घूमने का मौका मिले या फिर अगर फौज डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको घूमने का मौका मिलेगा। हालांकि मुझे मौका मिल चुका है, मैं ऑलरेडी एक बार जा चुका हूँ यहाँ पे। बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे आपको इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। ऑलराइट, और ये भी बता दूं कि देहरादून नाम कैसे पड़ा? तो गुरु द्रोण जानते हैं आप, महाभारत अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो गुरु द्रोण थे जो पांडवों के गुरु इनफैक्ट, तो उनका डेरा था यहाँ पे। तो डेरा दून था एक्चुअली, वो डेरा दून था, अब देहरादून उसका नाम हो गया। डेरा, यू अंडरस्टैंड ना? डेरा मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग रहते हैं या घर द्वार होता है, तो उससे इसका नाम बाद में थोड़ा चेंज होकर अब देहरादून हो चुका है। तो उन्हीं के नाम पे है ये, गुरुद्रोण के नाम पे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर? हिंदुस्तान में किस भारतीय राज्य, मतलब हिंदुस्तान में किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये कहाँ अधिक है आपको मैं बता दूं, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ अभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क है वहाँ पे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। एक बात और बता दूं कि जो ये पुस्तक है आपकी, जो मोगली मूवी बनी थी, पुस्तक थी कौन सी? रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक। हाँ, तो जंगल बुक जो उन्होंने लिखा था, तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी जंगल बुक लिखने के लिए? जंगल बुक लिखने के लिए उनके रुडयार्ड किपलिंग को, जिसके ऊपर ये जंगल बुक मूवी बनी, मोगली जिसका कैरेक्टर है, उसकी प्रेरणा उन्हें मध्य प्रदेश के ही कान्हा और पुंछ नेशनल पार्क से मिली थी। और इस बुक को 1907 में नोबेल भी दिया गया था। आपको मैं बता दूं 1907 में उन्हें रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक के लिए नोबेल मिल चुका है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें जानकारियाँ होती हो मैं एक क्वेश्चन में देने की कोशिश करता हूँ। आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और उसी के साथ साथ आपका ज्ञानवर्धन भी होता रहेगा। तो कृपया करके टच में रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और मैक्सिमम लोग तक शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसके अलावा हम आपकी करियर काउंसलिंग भी करते हैं हर दिन ही ऑलमोस्ट, जहां से आपको मार्गदर्शन होता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतीय युवाओं में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस की वजह से कई बारी अच्छा हाथ नहीं लग पाता है, अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जितनी मुझे नॉलेज है और चीज़ों पर रिसर्च करता रहता हूं आपकी जानकारी के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा 100% बेस्ट देने की कोशिश करता हूं मैं हमेशा और करता रहूँगा इनफैक्ट। चलते हैं आगे। द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया, भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आपको पता ही होगा, मसालों का बागीचा किसे कहा जाता है? केरला। और केरला की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ये भी पता होना चाहिए आपका। ओके, तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है और ये मसालों का बागीचा, यानी कि यहाँ पे मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, स्पाइसेस। इट इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 सेज दैट सिपोही म्यूटनी 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ की छावनी से आरंभ। मेरठ की छावनी, जो कि मेरठ दिल्ली से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे, बहुत ही नज़दीक है यहाँ से। ऑलराइट, तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे, और तो वहीं से शुरू हुई थी आपकी 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था मैं आपको ये भी बता दूँ। देखिए, होता क्या था कि जो भी सिपाही थे उस समय ब्रिटिश आर्मी में, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, मतलब जितने भी हिंदुस्तानी लोग थे उसमें, तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ या कुछ ऐसी बातें बताई गई कि जो वो कार्ट्रिजेस यूज़ करते थे, जो गोलियां यूज़ करते थे बंदूकों के लिए, उसमें गाय की चर्बी लगी होती थी और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो ये और जिसको शूट करने से पहले, अपने यूज़ करने से पहले गन्स में, उन्हें अपने मुंह से निकालना पड़ता था। तो गाय, आपको पता है कि हिंदू धर्म के लिए गाय बहुत ही प्रेशियस जानवर है, बहुत ही उनकी पूजा होती है गाय को। तो गाय का मांस अपने मुंह से छू नहीं सकते। और दूसरी तरफ था आपका, उनके लिए ये प्रॉब्लम, क्या कहते हैं कि
मुसलमानों के लिए तो उनको ये पता था कि सूअर की चर्बी होती, तो वो सूअर को नहीं छू सकते। तो इसीलिए सबसे पहला ये मुख्य कारण था, इसके कारण सिपाही विद्रोह हुआ था मेरठ की छावनी से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको जान लीजिए। मुझे जितनी नॉलेज होती है, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन में समेटने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको डीप में नॉलेज हो, और बाकी भी अगर किसी तरह के क्वेश्चंस हों तो आप उसका आंसर अच्छे तरीके से देने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो इसका ऑप्शंस हैं अकबर, हुमायूं, जहांगीर और बाबर। तो कौन था? बाबर। बहुत ही सिंपल सा उत्तर है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। बाबर संस्थापक थे मुगल डायनेस्टी की, और जिहाद भी शब्द पहली बार उन्होंने लाया था। बाबर ने ही पानीपत के प्रथम युद्ध में हिंदुस्तान में पहली बार तोप का प्रयोग किया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइज किया था बाबर ने, और तब इब्राहिम लोदी से वो युद्ध जीत पाए, पानीपत का प्रथम युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरिया। देखिए यहाँ, पायरिया इज अ डिजीज ऑफ द नोज, गम्स, टीथ और लंग्स। किस चीज़ का डिजीज है? नाक, मसूड़े, दांत और फेफड़ा। तो ये है मसूड़े का। ओके, पायरिया मसूड़े का रोग है, आपके लिए बता दूं। तो पायरिया आपका मसूड़े का रोग है, मैं आपको बता दूं। तो इसमें क्या होता है कि आपके मसूड़े बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, उनसे खून वगैरह निकलने लगता है, फिर धीरे धीरे करके दांत भी हिलने लग जाता है, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो किस पे टिके हैं? वो मसूड़े पे टिके हैं, वो गम्स पे टिके हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें दिन भर में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सोने से पहले और सुबह उठने पे ही ब्रश करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जर्म्स डेवलप करते हैं वो हमारे सोते समय डेवलप करते हैं, जब हम खाली अवस्था में सो रहे होते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए ये माना जाता है और ये सजेस्ट किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा कि हम सोने से पहले ज़रूर ही ब्रश करके सोएं, ताकि हमारे जो दांत में जर्म्स नहीं रहें, क्योंकि फूड पार्टिकल्स जो भी हमारे दांत में अटके रहते हैं वहीं से ये सब जर्म्स आते हैं और फिर वो मसूड़ों को खा जाते हैं, मसूड़े को बर्बाद कर देते हैं। देन पायरिया नाम की डिजीज़ होती है। तो हमें अपने दांत को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इनफैक्ट हमारा खान पान बढ़िया होता है, और इसके साथ साथ जब हम हंसते हैं तो बढ़िया लगता है, हमारा चेहरा सुंदर दिखता है। इसी के साथ साथ आप ये भी कह सकेंगे कि जब हम बोलते हैं तो दांत की वजह से हमारा आवाज़ साफ साफ निकलता है। आप किसी बूढ़े आदमी को सुने होंगे जिनके दांत नहीं होते, वो साफ साफ नहीं बोल पाते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसूड़ों का ध्यान रखना। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फूड इज़ नॉर्मली डाइजेस्टेड इन, भोजन सामान्यतः कहाँ पचता है? तो ये पचता है मुख्य रूप से अच्छे तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में भोजन अच्छे तरीके से पच जाता है। आपको याद रखना होगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एक बार। तो आप कृपया करके चैनल के टच में रहें और इसे सब्सक्राइब करते रहें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर गुड फॉर आवर आइज़। हमारी आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए जो है वो सबसे अच्छा है हमारी आंखों के लिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है, हिंदी में इंग्लिश में इसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं? देखिए, जो भी फल सब्जियां में थोड़ा पानी की मात्रा पाई जाती है वहीं आपको विटामिन ए मिल जाएगा, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, चने का साग हो गया, पालक का साग हो गया, इन सब में विटामिन ए होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ही इसे याद रखिए। और आँख हमारे लिए जीवन है, आँख हमारे लिए रोशनी है। आँख नहीं है तो हमारे लिए बिल्कुल जीवन अंधेरा है। इसलिए आइज़ का केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़रूर ही अपने आँखों का केयर कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। आँख के कई सारे एक्सरसाइजेज होते हैं आप, और खान पान का अच्छा ध्यान रखा कीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट टीयर्स। हाँ, टीयर्स मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसुओं को प्रवाहित करती है? तो इसके ऑप्शन है लैक्राइमल, देन पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैंक्रियास। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है आपका लैक्रीमल। लैक्रीमल बोल देंगे इसे। ओके, लैक्रीमल सीक्रेट टीयर्स ग्लैंड, आंसुओं की ग्रंथि कहती है या आंसुओं को प्रवाहित करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए कि एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, एंटीबॉडीज दैट पार्टिसिपेट इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी आर हार्मोन्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स।
ओके, शारीरिक प्रतिरोधक एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर की रक्षा में भाग लेता है वो क्या होते हैं? हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन और फैट्स। तो वो होते हैं आपके प्रोटीन, वाई शेप्ड प्रोटीन होते हैं। आपको मैं बता दूं, एंटीबॉडीज़ जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस भी होते हैं एक दूसरे, तो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये वाई शेप्ड प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडीज़। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको मैं बताऊँ, ये यूपीएससी में भी कई बार पूछ लिया गया है, सीडीएस और एनडीए के एग्जामिनेशन में। इवन असिस्टेंट कमांडेंट में भी पूछा गया जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो आप इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को, इस उत्तर को जरूर ही अच्छे तरीके से याद करके रखें, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट वन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द रिलेशनशिप और प्लांट्स टू देयर एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करता है? तो इसके ऑप्शन हैं साइटोलॉजी, दिस इज फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और इकोलॉजी। तो प्लांट का उनके एनवायरमेंट के साथ अध्ययन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज 100% करेक्ट आंसर, इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी, राइट। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड रेनेसा मीन्स, रेनेसा का मतलब क्या है? तो रेनेसा का मतलब होता है वैसे पुनर्जागरण। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, रीबर्थ। ओके, जहाँ पे लोगों को एक नई सोच के साथ उभरने का मौका मिला। ओके, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें कुछ अलग से सोशल रिफॉर्मर निकल के आगे आए और लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा दी, तो उसे बोलते हैं पुनर्जागरण, रेनेसा बोलते हैं उस पीरियड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशपाल कमेटी रिपोर्ट इज ऑन। यशपाल कमेटी किस लिए गठित हुई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, फिजिकल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। हिंदी में बोले तो विद्युत सुधार, वित्त सुधार, शिक्षा सुधार और न्यायिक सुधार। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका उच्च शिक्षा सुधार। प्रोफेसर यशपाल के नाम पे ये कमेटी गठित हुई थी। और ये किस लिए हुई थी? तो ये हुई थी हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए, उच्च शिक्षा सुधार के लिए यशपाल कमेटी। ऑलराइट, ये आंसर बिल्कुल सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन। किस डेट को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था? 8 अगस्त, 26 जनवरी, 6 अप्रैल और 26 नवंबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 8 अगस्त। 8 अगस्त 1942 को ये हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपके मुंबई से ये लॉन्च हुआ था। और ये फाइनल उनका मानना था कि ये अंग्रेजों को बिल्कुल भारत से हटाने की अनुमति थी। और पूरे विद्रोह के साथ में एकदम सभी भारतीय नेता आगे आए थे कि इस बार एकदम इंडिपेंडेंस ले लेना है। और उस समय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। और 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 86 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रूरल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण रोजगार से संबंधित है? तो ये है आपका NREGS। इसे नरेगा भी बोलते हैं, इनफैक्ट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं इसे बेसिकली, और बाद में इसे मनरेगा बोल दिया गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट उत्तर है आपको, नरेगा मनरेगा ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, ये बिल्कुल सही है। 86 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ 11th प्लान। 11वां प्लान जो 5 ईयर प्लान है उसका 11वां प्लान कौन सा है? तो आपका ये है 2007 से 2012 तक ये 11वां है। उसके बाद 12 से 17 तक 12वां हुआ और उसके बाद 17 से 22 तक आपका 13वां होगा। तो ये उत्तर जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 100%। आप इसे जरूर नोट इट डाउन करें, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेयर इज सरिस्का सेंचुरी। सरिस्का सेंचुरी, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, केरला में है, वेस्ट बंगाल में है। तो सरिस्का जो अभ्यारण्य है ये है आपका राजस्थान में। बिल्कुल सही उत्तर, सरिस्का कहाँ है? ये है राजस्थान में सरिस्का अभ्यारण्य। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। तो अंडमान एंड निकोबार जो है इनमें से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एंड निकोबार सबसे ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, हनीमून मनाने भी जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट
यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ टूरिज्म। आगे चलते हैं। गोल्ड इज फाउंड इन, ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, झारखंड, कर्नाटका एंड केरला। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका कर्नाटका। कर्नाटका में एक जगह है कोलार, जहाँ पे गोल्ड माइंस हैं बहुत सारे, और वहीं से ये सोना निकाला जाता है इनफैक्ट। तो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन, आप लिखते भी चलिए। आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड इज कनेक्टेड विथ मिल्क, रिवर, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी। ये है दुग्ध से, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड, या व्हाइट रिवोल्यूशन भी बोलते हैं इसे। ओके, इन्हें इनका श्रेय जाता है वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन या फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। उन्होंने ही, आप जो अमूल का दूध पीते हैं, अमूल के जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, वो किनकी मदद से, किनकी इनिशिएटिव से गया था, तो उसके फादर थे वर्गीस कुरियन। ही वॉज द पर्सन हु टुक इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट, इन आवर कंट्री। आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेवी रेनफॉल एरिया। इसके ऑप्शन हैं आसाम, अरुणाचल, मेघालय और लद्दाख। तो लद्दाख जो है, इनमें से वहाँ पे वर्षा कम होती है, और बाकी अरुणाचल में भी होती है, मेघालय में भी होती है, आसाम में भी बारिश अच्छी होती है, लद्दाख में इसमें कम बारिश होती है। आगे चलते हैं। लद्दाख आपका JNK में है, बहुत ही कोल्ड है, कोल्ड डेजर्ट के भी नाम से जाना जाता है इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल सीड। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन नहीं है? कोकोनट, ग्राउंड नट, सोयाबीन या कैश्यू नट। कैश्यू नट मतलब काजू। काजू जो है इनमें से तिलहन नहीं है, तिल इससे नहीं निकाला जाता है। काजू, और केरला इज द ओनली स्टेट वेयर काजू इज प्रोड्यूस, कैश्यू नट इज प्रोड्यूस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, व्हाट शुड बी द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो कम से कम 33% हमारे यहाँ वन होने चाहिए, लेकिन इतने नहीं हैं, वनों को काटा जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत प्लान कर रही है कि अधिक से अधिक वन लगाए जाए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए, तभी हमारा जो बैलेंस्ड नेचर है वो बना रहेगा। आगे चलते हैं। खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप किस महीने में बोए जाते हैं, यही पूछा गया है। खरीफ क्रॉप की फसल किस माह में बोई जाती है? दो तरह की फसलें होती हैं मुख्य रूप से, रबी, खरीफ, ऐसे तो जायद भी होती है, आपको मैं बता दूं। तो रबी और खरीफ दो फसलें होती है, और रबी जो है वो आपका ठंड में होता है, खरीफ जो है बेसिकली आपके जून में बोई जाती है। जून में बोई जाती है, और इसके बाद आपका अक्टूबर से नवंबर तक काट ली जाती है। तो दे आर सोन इन द मंथ ऑफ जून। जैसे कि खरीफ का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? धान की फसल। धान की फसल इसी महीने में बोई जाती है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। विजडम टीथ आर। विजडम टीथ आर लास्ट मोलर्स, लास्ट प्री मोलर्स, इंसिजर्स और कैनाइंस। इसका जो सही उत्तर है वो होगा लास्ट मोलर। लास्ट मोलर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। और ये जो है विजडम टीथ हमें लगभग 17 से 25 साल की उम्र में डेवलप होते हैं। उस समय हमें जब ये दांत आ रहे होते हैं लास्ट मोलर्स या विजडम टीथ, तो हमें बुखार होता है और बाकी चीज़ें होती है, तो थोड़ा उस समय हमें प्रॉब्लम होती है फिजिकल, लेकिन बिल्कुल वो उसके बाद सही हो जाते हैं। 17 से 25 साल की उम्र में आते हैं लास्ट मोलर्स, इन्हें विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? इसके ऑप्शंस हैं स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड कॉलेरा। इसमें से वायरल डिजीज कौन सी है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है आपकी, तो स्मॉल पॉक्स इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके, कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? चेचक, टीबी, मलेरिया और कॉलेरा। इसका जो स्मॉल पॉक्स जो उत्तर है बिल्कुल ही सही होगा। माइनर वायरोला और मेजर वायरोला दो नाम है इसके, और ये वायरस से होता है बिल्कुल। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका स्मॉल पॉक्स। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम्स हेल्प इन, ऑप्शंस हैं रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्शन। श्वसन में, भोजन पाचन में, प्रतिरोधक क्षमता में और प्रजनन में। तो एंजाइम्स किस में मदद करते हैं? हमारे एंजाइम सबसे ज़्यादा हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम सुना होगा आपने, ये बहुत ही ज़्यादा हमें डाइजेशन में मदद करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का नॉर्मल तापमान कितना है? तो ये है 98.6 डिग्री सेल्सियस। नो, सॉरी, नॉट सेल्सियस, दिस इज
36.9, इसका आंसर सही क्या होगा? 36.9 वुड बी द राइट आंसर ओवर हेयर। 36.9 डिग्री सेल्सियस इसका लगभग मानो डिग्री का मानो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। कृपया करके ध्यान दीजिएगा। फ़ारेनहाइट में मैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखा नहीं मैंने, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो ये फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। अगर ये फ़ारेनहाइट में आंसर दिया रहेगा तो ये उत्तर बिल्कुल सही होगा, लेकिन सेल्सियस में है तो यही होगा। और एक फॉर्मूला होता है सेल्सियस से आपको फ़ारेनहाइट में बदलने का, f माइनस 32/9 इक्वल्स टू c अपॉन 5 इक्वल्स टू r अपॉन 4। r स्टैंड्स फॉर र्यूमर एंड c स्टैंड्स फॉर सेल्सियस एंड f स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, f माइनस 32/9 इक्वल्स टू c बटे 4 इक्वल्स टू r अपॉन 4 इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर रेस्पेक्टिवली। तो मानव शरीर का जो है नॉर्मल टेम्परेचर वो है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट, और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अंकुरण होने के लिए आवश्यक है? किस चीज़ का अंकुरण होगा? पौधों का होगा, पौधों के बीज का होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके वाटर, लो टेम्परेचर, हीट और लाइट। ओके, वाटर, लो टेम्परेचर, लाइट और हीट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए तो ये है आपका लाइट। लाइट फोटोसिंथेसिस वाली बात है, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं। सन्स रेज गिव अस, सूर्य का प्रकाश हमें कौन सा विटामिन देता है? तो विटामिन डी होता है इसमें। मैं आपको बता दूं कि सुबह के धूप में अगर आप बैठेंगे तो इससे माना जाता है कि आपकी हड्डियां बहुत मजबूत होंगी। विटामिन डी होता है उसमें सुबह के धूप में। ओके, तो ज़रूर हमें थोड़ा बैठना चाहिए, खास करके ठंड के दिनों में। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन निमोनिया। निमोनिया में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका ऑप्शन है लंग्स, लीवर, हार्ट एंड किडनी। ओके, तो इसमें हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं निमोनिया में। इसलिए खास करके ये बच्चों को होता है बेसिक रूप से, तो बच्चों को थोड़ा सा ठंड सर्द से बचा के रखना चाहिए। और खास करके ये ठंड के दिनों में ही छोटे बच्चों को होता है, फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर और भी एग्जामिनेशन में बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलता हूँ। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। ओके, एनीमिया जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो आयरन की कमी से होती है। बहुत लोग एनीमिक पेशेंट्स होते हैं। ओके, उनका रक्त का थक्का जो है बहुत देर से जमता है, उनका घाव ठीक होने में थोड़ा बहुत समय लगता है, तो ये आयरन की कमी से होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन वाला ये कौन सा है? तो ये है आपका चाइना। चीन जो है सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन का स्टेट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन हमारा पड़ोसी देश है और बहुत शक्तिशाली राष्ट्र भी है, आपको मैं बता दूं। यहाँ की डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। 105 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पद्मा अवार्ड्स। पद्मा में से सबसे ज़्यादा कौन सा ऊपर है? ओके, तो इसमें है आपका सबसे ऊपर जो पद्म विभूषण बिल्कुल जो होगा, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। पद्म अवार्ड्स में से ये सबसे ऊपर है। कौन सा? पद्म विभूषण। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है इंडिया में? सिविलियन अवार्ड्स ये है सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण एंड देन इट कम्स पद्मश्री। तो आपको पता होना चाहिए पद्म विभूषण जो है बिल्कुल सही उत्तर है इसमें से। आगे बढ़ते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आपकी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दूसरी महिला कौन थी? संतोष यादव। और संतोष यादव ने 2 बार लगातार चढ़ाई की थी। अभी डिक्की डोलमा और बाद में आपके बहुत सारे लोग इस पे चढ़ चुके हैं। आपको मैं बता दूं, वाजपेयी थे, एक वाजपेयी यंगेस्ट इंसान थे हिंदुस्तान के जिन्होंने इस पे चढ़ाई की थी। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर ही किया कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का भला होता रहे। नेक्स्ट वन इज कि विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ साका कैलेंडर। फागुन, चैत्र, सावन और आषाढ़। तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है? ये होता है चैत्र। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ एंड फागुन। ये होता है आपका साका एरा के अनुसार। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, शायद बहुतों ने इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा होगा। इनफैक्ट मैं भी इंग्लिश मीडियम का ही विद्यार्थी हूँ, लेकिन थोड़ा मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ तो आई नो ऑल दिस थिंग्स। चैत्र, बैसाख,
जेठ आषाढ़ सावन भादो आसिन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम गैप बिटवीन द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी। सदन के दो सत्रों के बीच कितने समय का न्यूनतम अंतराल होता है? 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने? इसका सही उत्तर है वो है, तो मिनिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आर बेसिकली 90 दिन होता है, 30 डेज, 3 महीने होना चाहिए आंसर, लेकिन इसके अनुसार आपका 4 महीना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 महीना हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है मैक्सिमम, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। तो 3 महीने होता है मिनिमम इनफैक्ट। ओके, ये 4 महीना थोड़ा गलत है, लेकिन 3 महीने होना चाहिए यहाँ पे आंसर उस हिसाब से, और मैक्सिमम जो है 6 महीने हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भारतीय की सबसे ज़्यादा आयु, सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 35 साल, 35 ईयर्स। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट सेज दैट डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है डायलिसिस? ये होता है किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए, किडनी के लिए, गुर्दा रोग के लिए डायलिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायलिसिस एक बीमारी है, बीमारी नहीं है, वो डायलिसिस पे के अंडर में रखा जाता है पेशेंट्स को अगर उसकी किडनी खराब हो जाती है तो। आगे चलते हैं कि लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डायबिटीज। डायबिटीज किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका इंसुलिन की कमी से होता है। इनफैक्ट इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज़। इसमें गलती से आप शुगर पर टिक मत कर दीजिएगा, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा आगे भी। मायोपिया इज़ अ डिजीज कनेक्टेड विथ। मायोपिया किस चीज़ की बीमारी है? तो ये है आपकी आंखों की बीमारी, जिसमें हमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और फिर हमें कॉनकेव लेंस लगाने पड़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको करेक्शन के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो विटामिन के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ओके, सो इट शुड बी मार्क्ड एज करेक्ट आंसर। क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए विटामिन डी 100% सही उत्तर है, सॉरी विटामिन के। 114 H1N1 इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो नोन एज। H1N1 इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो नोन एज स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है ये H1N1। ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2006-2007 के करीब में इट वॉज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग इन द होल वर्ल्ड, स्पेशली अफ्रीका में शुरू हुआ, भारत में भी थोड़ा आया था, बट अब ये बिल्कुल चुपचाप है। 115 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच कमीशन ऑफ इंक्वायरी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। इसके ऑप्शंस हैं रंगनाथ मिश्रा कमेटी, यशपाल कमेटी, लिब्रेहान कमेटी और चंद्रचूड़ कमीशन। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा लिब्रेहान कमेटी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 6 दिसंबर 1992 को आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, जब वहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे कल्याण सिंह। तो इनके समय में हुआ था 1992 में, और आज तक ये मसला सुप्रीम कोर्ट में ही है। इसका फैसला फाइनली आया नहीं है, राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा इसका कोई अभी तक ये फैसला हुआ नहीं है। आगे चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड असेंबली इलेक्शंस इन द ईयर 2009। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अभी फिलहाल आप याद रख लीजिए कि अभी 2018 में इनफैक्ट 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट था आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं इनका आप याद रख लीजिएगा। और 2019 में एक और लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। देखिए लोकसभा का चुनाव 2019 में होने जा रहा है, कौन सा नंबर का है वो? तो वो होगा आपका 17वां लोकसभा चुनाव जो है 2019 में होगा। आपको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ही इसे नोट डाउन कर लीजिए। 17th होगा ये। ओके, लोकसभा चुनाव, लोकसभा इलेक्शन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is international organization is dedicated to cause the wildlife conservation? UNDP, WHO, UNESCO और UNFPQ। इसका सही उत्तर है वो है आपका
इसका आंसर देखिए WWF होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसके लिए है WWF। ओके, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन अनमार्क्ड है, थोड़ा इसमें कुछ तरह का प्रॉब्लम है। ऑल राइट, बाकी ये सब सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए नहीं बने हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं कि इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम मेंबर ऑफ UN, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिंदुस्तान मेंबर कब बना। इसके ऑप्शन है 1948, 1947, 1946, 1945। आपको मैं ये भी बता दूं कि 24 अक्टूबर 1945 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। और भारत कब इसका सदस्य बना, इसका सही उत्तर है ये है 1945। देखिए, वैसे हिंदुस्तान ने 30 अक्टूबर 1945 को ही साइन कर दिया था, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत कब बना, ओके, फ्री इंडिया कब बना उसका मेंबर, तो आपका आंसर 1947 होना चाहिए। लेकिन वैसे 1945 से ही मेंबरशिप लिया हुआ है हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर ही याद कर लीजिएगा। 120 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसके लिए बच्चों के लिए कौन सा है, ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों के उसके लिए फेमस है, बच्चों के कंजर्वेशन के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर कीजिए। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे जिसको पढ़कर, सुनकर, देखकर आप जरूर ही लाभान्वित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।